क्लास में हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो हम आगे चलते हैं। कोलर ने क्या कहा है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम एक ऐसे कह सकते हैं कि एक कोड ऑफ कंडक्ट जो अकाउंटेंट्स को के ऊपर इम्पोज किया जाता है कानून के द्वारा, कस्टम के द्वारा, प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा। तो इसको अपने वर्ड्स में समझते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा नियम है, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरह से अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है, बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करके रखना है। इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करने का तरीका हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं। एक कानून बताया होता है जिसमें सबके एक ही तरह से फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है, जिससे कि उसको हम समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, जल्दी से जल्दी कोई एरर आ जाए तो उसे समझ सकें और सही कर सकें। अब हम नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक गाइड की तरह होता है अकाउंटेंट को। जैसे हम इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करनी है तो हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, लीफो और फीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो बाद में आया, जो पहले आया था, जो बाद में आया था लास्ट यानी कि जो बाद में आया उसे पहले बेचो, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था पुराना माल उसको पहले बेचो। एक्ट एज अ डिक्टेटर, आपको पता है आप अपने रिकॉर्ड्स को किसी और तरीके से भी प्लस माइनस करके मेंटेन कर सकते हो, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़े जाने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं कि हमें इसी तरह से प्रिपेयर करना है। सर्व एज अ सर्विस प्रोवाइडर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताते हैं सारी टर्म्स को, सारे इश्यूज़ को, जो पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड हैं, उनको डिस्क्लोज़ कैसे करना है, दिखाना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, और उनको किस तारीख से इम्प्लीमेंट करना है। तो इसीलिए एक सर्विस प्रोवाइडर है। एक्ट एज हार्मोनाइज़र, इससे एक बैलेंस आता है पॉलिसीज़ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में हम कंपैरिजन करना आसान हो जाता है, हमारी परफॉर्मेंस को पिछली परफॉर्मेंस से, हमारी परफॉर्मेंस को हमारी जैसी दूसरी फर्म से। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर अकाउंटिंग इश्यूज़ में आता है तो उसे हम सॉल्यूशन जल्दी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हमने सबसे पहले पढ़ा स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग, जो मैंने अभी आपको बताया था। एक स्टैंडर्ड सेट होता है, एक पर्टिकुलर तरीका होता है सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का, जिससे सब प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि फॉरेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बना दिया, उसी के बेसिस पे डिफरेंट कंट्रीज़ अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन जिनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होने की वजह से हम डिफरेंट कंट्रीज़ की भी इनकम स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें हेल्प करता है। कोई भी एरर, इनएक्यूरेट रिजल्ट आ जाते हैं, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, जर्नल मैच नहीं होता है, लेजर मैच नहीं होता है, तो हम देख सकते हैं कि कहाँ गलती हुई, कहाँ नहीं गलती हुई, और उसको एक्यूरेट जल्दी से जल्दी करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइवेट रेगुलेशन, हालांकि फॉरेन एक्सचेंज बोर्ड का कोई एफिलिएशन नहीं है यूएस गवर्नमेंट से, फॉरेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का कोई एफिलिएशन नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है यूएस गवर्नमेंट का, लेकिन फिर भी वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा बनाए गए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के मेथड्स को ही यूज़ किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं उसको पूरा रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है अकाउंटिंग बोर्ड को। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बेसिस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक बॉडी बिठाई जाती है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाती है जो अकाउंटिंग रूल्स को बनाती है।
प्रोसीजर फॉर इशूइंग एज एस इन इंडिया। इंडिया में कोई भी एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होता है नया, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इशू करते हैं, कैसे लागू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उस एएस की ज़रूरत क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ द नीड ऑफ एन एएस, किस किस एरिया में किस किस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड एएस की ज़रूरत है, हम उनको डिटरमाइन करते हैं। उनके लिए फोकस ग्रुप, स्टडी ग्रुप बिठाते हैं, अलग अलग जगह पे मीटिंग्स बिठवाते हैं, सेमिनार्स होते हैं जिस पर डिस्कशंस होते हैं। उससे जो रिज़ल्ट निकल के आता है, हम एक स्टैंडर्ड को तैयार करते हैं जिसमें हम उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्यों प्रिपेयर किया गया, वो किस किस चीज़ से रिलेटेड है, उसके अंदर क्या क्या टर्म्स यूज़ हैं, उसको रिकॉग्नाइज और मेज़र कैसे करोगे और उसको डिस्क्लोज़ कैसे करोगे, प्रेजेंट कैसे करोगे, ये सब हम एक कागज़ पे तैयार करते हैं। उसके बाद उस कागज़ को एनालाइज किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उसको एक बार देखता है, अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट उसे लगता है तो वो उसको रिवाइज़ करने के लिए कहते हैं, रिवाइज़ करता है और फिर वो दोबारा उन स्टडी ग्रुप्स में भेज देता है। उसके बाद उस ड्राफ्ट को सर्कुलेट किया जाता है डिफरेंट अकाउंटिंग बोर्ड्स में, जैसे द इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क्स एंड कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एसोसिएशन, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और भी कोई बॉडी है तो इन सबको उसको सर्कुलेट कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद उन सब के ऊपर वो सारे स्टडी ग्रुप्स डिस्कशन करते हैं, एक फाइनलाइज करके एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हैं। उस फाइनल ड्राफ्ट को फिर सब में पहुंचाया जाता है। फिर उसके ऊपर अगर सब ने रेगुलेशंस पास कर दिए होते हैं, सब कहते हैं हाँ सही है, तो उसको फाइनलाइज किया जाता है। आगे चल के उस टाइम पे उसमें कोई चेंजेस लाने होते हैं तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आईसीआई को सौंपता है उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाने के लिए। आईसीआई उसमें देखता है कहाँ कमी है, बेसी है, कहाँ हम चेंजेस कर सकते हैं। वो चेंजेस लाने के बारे में अगर सोचता है तो उसके बाद उस चेंजेस के बारे में बताकर वो वापस उन स्टडी ग्रुप्स में भेज देता है। ये हमारी BCOC 131 के यूनिट 4 की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सेकंड क्लास है, जिसमें हम IND-AS के स्कोप और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और इसकी लिस्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ IND-AS 101 का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम इसको इसीलिए प्रिपेयर करते हैं, इसका इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कंपेयर करना आसान हो जाए और उसके यूज़र्स को उसको समझना आसान हो जाए। एक सूटेबल स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। अकाउंट्स को हम कैसे प्रिपेयर करें, किन रूल्स किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर प्रिपेयर करें, ये बेसिस प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट, हमें इसे कभी भी कॉस्ट पे जनरेट करना नहीं चाहिए जो कि इसके बेनिफिट से ज़्यादा हो। इसको जनरेट करने की कॉस्ट इसके बेनिफिट से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसके स्कोप क्या क्या हैं। इसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रिपेयर यूज़ करते हैं और हर तरह के इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हुए IND-AS 34 का यूज़ किया जाता है। अब हम इसकी पूरी की पूरी लिस्ट देखेंगे, जिसे बहुत ही ध्यान से देखना है और मैं आपको ये ट्रिक से कराऊंगी, उस ट्रिक को भी बहुत ध्यान से देखना है। So let's get started. अरे इस CEO ने डेबिट क्रेडिट
फिर ये वाला पॉइंट हम छोड़ते हैं, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट से रेवेन्यू बनाया और फिक्स्ड एसेट्स खरीदे और फौरन चला गया। वहाँ की गवर्नमेंट ने इस आदमी को रिटायरमेंट बेनिफिट लेने के लिए कहा। फिर इसने कुछ पैसे बोरो किए और शॉप खरीदी। कुछ रेंट पे, कुछ लीज पे और अर्निंग किया। फिर टैक्स भरे, इन्वेस्टमेंट करी। नहीं, एक मिनट। टैक्स भरा, हाँ, इन्वेस्टमेंट करी। कुछ आदमी ने कहा डिसकंटिन्यू कर दो, तुम फाइनेंशियल स्टेबल हो। पर उसने एसेट्स खरीदे, फाइनेंस बढ़ाई, पर उसको लॉस हो गया। फिर वो परेशान हो गया। इतना हुआ। फिर आगे हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। अगेन हम इसको पढ़ते हैं, अच्छी ट्रिक है। अरे इस सीईओ ने डेबिट क्रेडिट से रेवेन्यू बनाया और फिक्स्ड एसेट्स खरीदे और फौरन चला गया। वहाँ की गवर्नमेंट ने इस आदमी को रिटायरमेंट लेने के लिए कहा। फिर इसने कुछ पैसे बोरो किए, शॉप खरीदी, कुछ रेंट पे, कुछ लीज पे और अर्निंग किया। फिर टैक्स भरे, कुछ इन्वेस्टमेंट करी। कुछ लोगों ने कहा डिसकंटिन्यू कर दो, पर उसने फाइनेंस बढ़ाई, एसेट्स खरीदा। फिर उसको लॉस हो गया। इम्पेयरमेंट का मतलब खराब होना होता है, तो इसीलिए लॉस हो गया और वो परेशान हो गया। फिर हम 3 को ऐसे याद करेंगे: फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। वंस मोर, अरे इस सीईओ ने डेबिट क्रेडिट से रेवेन्यू बनाया और फिक्स्ड एसेट्स खरीदा और फौरन चला गया। वहाँ की गवर्नमेंट ने इस आदमी को एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स कहते हैं, एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, को रिटायरमेंट लेने के लिए कहा। फिर इसने कुछ पैसे बोरो करे और शॉप खरीदी, कुछ रेंट पे, कुछ लीज पे और अर्निंग किया। फिर टैक्स भरे,
इन्वेस्टमेंट करी और इससे कुछ लोगों ने कहा डिसकंटिन्यू कर दो, तुम फाइनेंशियल स्टेबल हो। और असेट्स खरीदो। फिर इसको लॉस हो गया और ये परेशान हो गया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्निशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। AS1 array disclosure of accounting policies. AS2 and AS3 is valuation of inventories, cash flow statements. CEO AS4 contingencies and events occurring after the balance sheet date. Nay, AS5 net profit or loss for the period. Debit AS6 depreciation accounting. Credit AS7 construction contracts. AS8 accounting policies, changes in accounting estimates and errors. रेवेन्यू बनाया। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। फिक्स्ड असेट्स खरीदा। AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट्स और फॉरेन चला गया। AS11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। इस आदमी AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। AS14 आदमी अकाउंटिंग फॉर एमलगेमेशन रिटायरमेंट। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। बोरो कुछ बोरो करने के लिए कहा। फिर इस आदमी को रिटायरमेंट लेने के लिए कहा। फिर इसने कुछ पैसे बोरो किए। AS16 बोरोइंग कॉस्ट। शॉप खरीदी। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग रेंट पे। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। लीज पर AS19 लीजेस। AS20 अर्निंग पर शेयर अर्निंग करी। फिर AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टैक्स भरे। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इन्वेस्टमेंट करी। AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर कुछ लोगों ने कहा तुम डिसकंटिन्यू कर दो। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। फिर AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर AS26 इस आदमी ने फिर उसने असेट बेचे। AS26 इंटेंजिबल एसेट्स। फिर AS27 फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स, उसको लॉस हो गया। AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। फिर वो परेशान हो गया। AS29 प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स। AS30 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। AS31 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन। AS32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर। थैंक यू। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल पे बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम IFRS और उसकी लिस्ट को पढ़ेंगे। तो हमने देखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स, वो नॉर्म्स, वो प्रोसीजर्स बताते हैं जिनके बेसिस पे हमें अकाउंटिंग को ट्रीटमेंट करना होता है। रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस,
इनको प्रिपेयर करना होता है। वहीं IFRS वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिन्हें इस तरह से बनाया गया है जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो। ओके, अच्छा अब नीड पढ़ते हैं इसकी। इनको इसीलिए बनाया गया है ताकि डिफरेंट कंट्रीज़ की अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना आसान हो जाए, इनको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। इसके अलावा जिन कंट्रीज़ ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए हैं, नहीं प्रिपेयर करे हैं, उनके लिए इसको प्रिपेयर करने की कॉस्ट ख़त्म हो जाए या कम हो जाए और वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपनी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकें। 3rd पॉइंट, इसके अलावा जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वो अपने पीयर कंपनीज़ के साथ, पीयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने रिजल्ट्स कंपेयर कर सकें, इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड कर सकें, कंपेयर कर सकें और इन्वेस्ट कर सकें। इसके अलावा जो ग्लोबली ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके लिए अकाउंट मेंटेन करना आसान हो जाए। जो डिफरेंट कंपनीज़ की आपस में ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करना आसान हो जाए। अब हम प्रोसीजर देखेंगे इसका कि IFRS को बनाने का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हम एक एजेंडा सेट करते हैं, किस पर्पस के लिए, किस टॉपिक से रिलेटेड, किस चीज़ से रिलेटेड हमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत है, जो ग्लोबली ज़रूरत है जिसकी। उसके बाद हम पूरा प्रोजेक्ट प्लान करेंगे, कहाँ कहाँ किस किस को डिस्कशन होगा, कहाँ कहाँ ड्राफ्ट तैयार होगा, किस किस तरह से किस किस टॉपिक पर हम इसमें डिस्कशन करेंगे, ये प्लान किया जाता है। एक डिस्कशन पेपर तैयार करा जाता है पब्लिक कंसल्टेशन के बाद। जिन लोगों को मैंने कहा कि हम ग्रुप्स बनाते हैं कि यहाँ कंसल्टेशन होगी, आपस में बातचीत डिस्कशन होगा, वहाँ डिस्कशन कराया जाता है। वहाँ डिस्कशन कराने के बाद डिस्कशन पेपर तैयार किए जाते हैं। उन डिस्कशन पेपर के बेसिस पर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, एक पेपर तैयार किया जाता है जिसमें हम लिखते हैं कि हमने ये डिस्कशन किया, ये रिज़ल्ट सामने आए और हम इस तरह से इसको बनाना चाहते हैं। फिर और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड देखता है और वो पब्लिश करता है, डेवलप करता है स्टैंडर्ड को, और उसके बाद वो प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड्स में बताया गया है अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का, उस चीज़ से रिलेटेड, वो तैयार किया जाता है और सर्कुलेट किया जाता है। अब हम देखेंगे IFRS की लिस्ट जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी यूज़ किए जाते हैं। तो जो हमारा IFRS 1 है उसका है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसको हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 में भी यूज़ करते हैं। IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102। IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशंस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 103। IFRS 4 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 104। IFRS 5 नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल and discontinued operations, Indian Accounting Standards 105. IFRS 6 exploration for and evaluation of mineral resources,
Indian Accounting Standards 106, IFRS 7, Financial Instruments Disclosure, Indian Accounting Standard 107, IFRS 8, Operating Segments, Indian Accounting Standards 108, IFRS 9, Financial Instruments, Exposure Draft Issued, IFRS 10, Consolidated Financial Statements, IFRS 11, Joint Agreements, IFRS 12, Disclosure of Interest in Other Entities, IFRS 13, Fair Value Measurement. हम इसको 2 बार और रीड आउट करेंगे. IFRS 1, First Time Adoption of Indian Accounting Standards, Indian Accounting Standard 101, IFRS 2, Share Based Payment, Indian Accounting Standard 102, IFRS 3, Business Combinations, Indian Accounting Standards 103, IFRS 4, Business Insurance Contracts, Indian Accounting Standards 104, IFRS 5, Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, Indian Accounting Standard 105, IFRS 6, Exploration and Evaluation of Mineral Resources, Indian Accounting Standard 106, IFRS 7, Financial Instruments Disclosure, Indian Accounting Standard 107, IFRS 8, Operating Segments, Indian Accounting Standard 108, IFRS 9, Financial Instruments. इसके बाद सबके ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं. IFRS 10, Consolidated Financial Statements, IFRS 11, Joint Agreements, IFRS 12, Disclosure of Interest of Other Entities, IFRS 13, Fair Value Measurement. Last time, IFRS 1, First Time Adoption of Indian Accounting Standards, Indian Accounting Standards 101, IFRS 2, Share Based Payment, Indian Accounting Standard 102, IFRS 3, Business Combinations, Indian Accounting Standard 103, IFRS 4, Insurance Contracts, Indian Accounting Standard 104, IFRS 5, Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, Indian Accounting Standard 105, IFRS 6, Exploration and Evaluation of Mineral Resources, Indian Accounting Standard 106, IFRS 7, Financial Instrument Disclosures, Indian Accounting Standard 107, IFRS 8, Operating Segments, Indian Accounting Standard 108, IFRS 9, Financial Instruments, IFRS 10, Consolidated Financial Statements, IFRS 11, Joint Agreements, IFRS 12, Disclosure of Interest in Other Entities, IFRS 13, Fair Value Measurement. आज की इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे. इस लिस्ट को मैंने आपको काफ़ी हद तक याद करा दिया. अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक याद हो जाएगी. उसके बाद 2 बार और रीड आउट कर लेना, आपको याद हो जाएगी. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट पे अपने डाउट पूछें और मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें. थैंक यू. इस वीडियो में हम कन्वर्जेंस टू IFRS को पढ़ेंगे. तो हम देखते हैं कि IFRS को जो डिफरेंट कंट्रीज़ एक्सेप्ट करती हैं, उनको अप्लाई करती है अपनी कंट्री में, वो 2 तरह से करती हैं. एक अडॉप्शन, एक कन्वर्जेंस. एडॉप्शन में वो क्या करती हैं, अडॉप्ट जब करती हैं तो वो एज इट इज़ अडॉप्ट कर लेती हैं उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को,
उस पूरे के पूरे उसी सेट को, ना उसका नाम चेंज होता, ना उसका नंबर चेंज होता और ना उसकी लैंग्वेज चेंज होती। एज इट इज़ उसको अपना लिया जाता है, ना उसका प्रोसीजर चेंज होता। और कन्वर्जेंस में हम उसके अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी कंट्री के हिसाब से। इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जब अपनाया तो उसने कन्वर्जेंस की तरह से अपनाया। उसने लैंग्वेज चेंज करी, कुछ ना कुछ चेंजेस किए और फिर अपनाया। इंडिया में जब सबसे पहले IFRS को अपनाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आए, तो कहा गया 2011 के बाद जो भी कंपनी सेटअप की जाएंगी उन्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपनाना होगा। उसके बाद बोर्ड मीटिंग हुई 2014 की, तो 15 में एक नया रूल आया जिसमें कहा गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपनाने पड़ेंगे बिजनेस बैंकिंग कंपनीज के अलावा, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज के अलावा सभी को अपनाने पड़ेंगे। उसके बाद एक रूल और आया जिसमें कहा गया जो कंपनीज 1 अप्रैल 2015 से शुरू हुई हैं और अगर वो बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज या इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं और वो अपनाना चाहती है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, तो वो अपना सकती हैं। उसके बाद 2016 में रूल्स आए कि 2016 के 31 मार्च 2016 या उसके बाद जो कंपनी सेटअप हुई हैं या उसके बाद के अकाउंटिंग पीरियड्स में जिन कंपनीज के स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में या इंडिया के आउटसाइड लिस्टेड हैं और उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, तो उन्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और उन्हें अपनाना पड़ेगा। इसके बाद आया कि जिन कंपनीज की नेटवर्थ 500 करोड़ से या उससे ज़्यादा है उन्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपनाना होगा। या कोई कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर है तो उसे भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही अपनाना पड़ेगा। उसी के हिसाब से अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करना होगा मैंडेटरी वॉलंटरी बेसिस पे। उसके बाद 2017 में रूल आया 31 मार्च या 31 मार्च 2017 के बाद जिन कंपनीज की इक्विटी या शेयर्स या डेट लोन 500 करोड़ या उससे कम हैं और वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, उन्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर के बेसिस पे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना होगा। उसी टाइम पे ये रूल्स भी आया जो अनलिस्टेड कंपनीज है जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ और 500 करोड़ के बीच में है, उन्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करना पड़ेगा। या कोई कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर है उन्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आए रूल्स थे वो ये थे कि अगर एक कंपनी ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, फॉलो करना शुरू कर दिया, तो उससे सब्सिक्वेंट ईयर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर ही प्रिपेयर करनी होगी। जो कंपनीज इन रोड मैप्स के अंदर कवर नहीं होती वो अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करने के लिए अलाउड थी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास चैलेंजेस क्या है जब हमने इंडियन अकाउंटिंग चैलेंजेस टू कन्वर्जेंस।
तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था, 2 सेट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करना। अलग अलग कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर कर रही हैं, के बेसिस से अपना रिकॉर्ड्स कर रही हैं प्रिपेयर, तो उन्हें मेंटेन करना, उनके बेसिस पर सारे ट्रांजैक्शंस का मेंटेनेंस करना, समझना, कंपैरिजंस करना थोड़ा मुश्किल था। सेकंड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जिस तरह से इनकम का कंप्यूटेशन किया जाता है, एसेट लायबिलिटी का कंप्यूटेशन किया जाता है, वो थोड़ा अलग है जिस तरह से इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज इस प्रपोज रोड से बिल्कुल बाहर थी। उसे अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए किसी भी तरह के इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मानने की ज़रूरत नहीं थी, जो कि एक चैलेंज के रूप में था। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी फ़ायदा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। अगर आप अपनी पसंदीदा कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी।